9 मई को रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है। इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे। इमरान खान साहब को शायद इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि लॉन्ग मार्च करने से जनरल आसिम मुनीर जो है वो नहीं लगाए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। मैंने फैसला यही किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दो। खाजा साहब, जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में। वस्ती पंजाब पे इस वक्त एक ही लोगों से मुकाबला था, वो उस पे कहने में हर्ज नहीं। पीटीआई में अभी वो नहीं है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं। इमरान खान को 10-20 साल की कैद दे रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। उस्मान डार साहब के इंकशाफात जो हैं उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो तादीबी कार्रवाई होनी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ, उसमें यकीनी तौर पर हमें जो है फर्ज जुर्म आयद होने का इम्कान दिख रहा है। और हो सकता है कि उस्मान डार साहब के जो बयानात हैं इसकी कोई कानूनी वक़्त उस तरह ना हो जब तक ये अदालत के सामने नहीं होंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे जो है वो एक सियासी भूचाल आएगा और दबाव भी रहेगा। ये जो इंकशाफात उस्मान डार की जानिब से किए गए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि उस्मान डार साहब की वालदा ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ, उनको मुखातिब करते हुए कि ख्वाजा आसिफ तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। तो सियासी मैदान में जो है वो PMLN के लिए एक चैलेंज होगा कि उस्मान डार बेशक एक तरफ हो जाए, लेकिन उनकी वालदा कहती है कि मैं इंतखाब लड़ूंगी। और अगर इस माहौल में इंतखाब होगा तो फिर जाहिर सी बात है एक बड़ा दबाव होगा। वो ख्वाजा आसिफ को जो है वो निशाना बना रही हैं। उनका ये ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ इस तमाम मामले के पीछे हैं। ज़ाहिर है फैसल वाडा साहब बड़ी अहमियत उनके बयान हासिल करते हैं और उनके बयान वो कुछ वक्त से पहले बोल देते हैं, बात उसके बाद वो चीज़ें हो रही होती हैं, उनके कनेक्शंस, उनकी जो है वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित होने लगती है। तो फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि आगे आने वाली जो फहरिस्त है वो भी बड़ी दिलचस्प है। उसमें फ़ारूक हबीब साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं। फ़ारूक हबीब कुछ दिन पहले जो है वो उनको कहा जाता है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ सदाकत अब्बासी साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो जल्द ही इंकशाफात करने वाले हैं, वो भी जो है अमली सियासत से जो है वो अलहदा होते आपको दिखाई देंगे। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा, इत्तलात ये है कि ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा। तो जब ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा ज़ाहिर है कुछ और नाम भी सामने आएंगे। तो PTI के जो उम्मीदवारान हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, उनके जैसे ये बयानात सामने आएंगे तो PTI के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। बयानात जो है वो या इंकशाफात और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस दौरान अलीमा खान साहिबा का अभी बड़ा दिलचस्प बयान है। उन्होंने कहा कि साइफर केस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। उनका ये ख्याल है कि चेयरमैन PTI को तवील कैद हो सकती है, इसके अंदर तवील कैद का उन्होंने खदशे का इजहार किया है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये इशारा है कि उसकी क़यादत, पार्टी की क़यादत फिर अलीमा खान साहिबा करेंगी? पार्टी में जो वो ख़वातीन को आगे लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने मुस्लिम लीग नून है, वो बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन में चली गई है, चाहे वो कानूनी हवाले हों उस एतबार से। लेकिन उनका जो सियासी मैदान है वो तपिश उस पर महसूस कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर जलसे और रैलीज की सूरत में बंदों को लाना हो, उनको जो है वो बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, 16 महीने की कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून खुद तस्लीम करती है हमारा वोट बैंक कॉम्प्रोमाइज हो गया है और हमने पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक लगा दिया है। तो दूसरी तरफ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बयानिए के मामले में भी थोड़ा सा अब डी ट्रैक होते जा रहे हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं उस बयानिए से जो मियां साहब ने आज से कुछ दिन पहले एक बार दोबारा जो है उसका यादा किया कि जी मैं आऊंगा तो वो 5 लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुल्क को पीछे धकेला। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि जी तरक्की का सफर शुरू करेंगे, हमारा बयानिया तरक्की का बयानिया है, हमने अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ दिया। शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम साहब हो, कहते हैं मियां साहब ने जो है वो माफ कर देते हैं। अब हालिया सर्वे जो आया है उसके मुताबिक PMLN की पोजीशन बड़ी पीछे है तहरीक इंसाफ से। पता नहीं इस सर्वे को मुस्लिम लीग नून मानती है नहीं मानती, लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वे हक में आता है उसको तस्लीम किया जाता है, जो खिलाफ आता है उसको कोई तस्लीम नहीं करता। ये कल्चर है
हमारे ये पहली बार नहीं है, पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन स्ट्रांग थी, पंजाब के अंदर वो जीत भी गए ज़्यादा सीटें, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई और ये ट्रेंड्स हमारे यहाँ माजी में भी देखे गए। पीपल्स पार्टी भी 18 अक्टूबर से मुल्क गिर पावर शो करना चाहती है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक अजीब सी खामोशी है। क्या वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे वो मिल गई है, या कोई और चीज़ ऐसी मिल गई है पीपल्स पार्टी को कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर गई है? यानी मेरा इशारा ये कि क्या किसी जो पार्टी में जरदारी साहब की राय थी और बिलावल साहब की राय थी अलग-अलग थी, तो क्या वो दबाव आ गया उस वजह से, या फिर वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है पीपल्स पार्टी को जिसकी वजह से वो खामोश है? और 15 अक्टूबर से जो है वो को लिबर्टी में जलसे की इजाजत मांगी है तहरीक इंसाफ ने भी। तो ये तमाम मामला हमारे सामने हैं, सियासी स्टेज सज गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड से लेके बयानात तक और बयानात से लेकर अमली सियासत में वापसी तक मियां साहब की ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। हम तारुफ करा दें, हमारे साथ मौजूद होंगी अज़मा बुखारी साहबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, सेनेटर कादर मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जरा इनसे गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे। अज़मा बुखारी साहबा, मैं जरा आपसे स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम को। ये उस्मान डार साहब के इंकशाफात को लेके आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? आपको क्या लग रहा है कि उस्मान डार साहब जो बयानात दे रहे हैं इससे सारा मेला आप लोग सजाने में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब और पार्टी पीछे चली जाएगी? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बहुत शुक्रिया आदिल। नहीं, हमारा क्या लेना देना है इन तमाम मामलात से। इन्होंने जो बोया है ये वो काट रहे हैं, और जो है वो जैसे जैसे बोया था वैसे वैसे इनके सामने आ रहा है। अब जो 9 मई है, 9 मई में तो किसी का कोई लेना देना नहीं सिवाय इमरान खान की लीडरशिप के और पीटीआई के एज ए जमात, जो उन्होंने एक पूरी कैंपेन की, एक जहन साजी की, पब्लिक को जो है वो आर्मी के खिलाफ उकसाया, फिर एक प्लान बना के दिया, और वो प्लान यही था कि फौजी तंसीबात पे हमले होंगे, और वो फिर 20 शहरों के अंदर जो है वो अपने सब कुछ होते हुए देखे। सो इसलिए ये जो है ये तो होना है, ये तो चीजें सामने आके रहनी है। अब ये या तो कोई उस्मान डार ने बिल्कुल एक अलिफ लैला की दास्तान सुना दी हो जिसका हकायक से कोई लेना देना 9 मई नहीं हुआ हो, लेकिन वो कहे कि नहीं 9 मई जो है वो प्लान किया था इमरान खान ने, फिर तो चले हम कहेंगे कि ये भाई ये क्या बात हो रही है। 9 मई तो हुआ है, और इमरान खान के खुद बयानात मौजूद हैं। आपको याद है जब वो भी अंडर कस्टडी थे, जब उनको थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही थी, 1 दर्जन के करीब जमानत मिली थी जिस दिन कोर्ट के अंदर, उस दिन कोर्ट के अंदर बैठकर उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ेंगे दोबारा रद्द-ए-अमल आएगा। तो रद्द-ए-अमल तो आना है, और वो रद्द-ए-अमल जो है उसको एंडोर्स भी करते रहे। सो इसलिए ये कोई मैं नहीं समझती कि ये बहुत कोई इंकशाफात है। इंकशाफ है महमूद मौलवी साहब का। आपके ख्याल में उस्मान डार साहब किसी दबाव के नतीजे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, या ऑन इट्स ओन है, रियलाइजेशन हो गई है, या फिर आपके ख्याल में जो है वो कोई तीसरा मामला भी हो सकता है? व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, और जो है वो बिल्कुल दबाव रहे हैं। क्या हमारी लीडरशिप पे भी दबाव नहीं रहे? क्या राना सनाउल्लाह जो है उसके ऊपर दबाव नहीं रहे? लेकिन वो बाहर आके कहता था मैं 1000% और भी अपनी पार्टी के साथ हूँ। उनके ऊपर जो है सजाए मौत का केस बनाया गया था। हमारी जो पूरी लीडरशिप है, क्या उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की? जावेद लतीफ जो है उनके साथ कितना बेईमाना जो है वो सलूक किया गया। तो ये तो अपने अपने किरदार और ज़र्फ की बात है। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासत जो है वो ये कमजोर हज़रात को करनी नहीं चाहिए। सियासत इसके अंदर जो है वो धक्के ज्यादा खाने पड़ते हैं, और जो है वो फल कम मिलता है। दूसरी बात मैं उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से जरूर करना चाहती हूँ, जो उन्होंने कल एक मौला जट वाली सी कोई मतलब उन्होंने एक वीडियो जारी की। देखिए अज़मा साहब ऐसे नहीं है, अज़मा साहब वालदा हैं उनकी, और हम सबके लिए काबिल एहतराम है। फिल्मी उसको जो है सारे से ना मिला है। आप बेशक तनकीद करें, और जो तनकीद इंसान ज़ाहिर है वो भी कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी कर रही है, आप लोग भी करें, लेकिन इस इस्तारे को इस्तेमाल ना करें, मेरी आपसे दरख्वास्त हो। वालदा हैं, माएँ सबकी सांझी होती हैं। एक मिनट आदिल, आपकी बात दुरुस्त है, मेरी भी माँ की जगह पे है वो, लेकिन जो टोन उन्होंने इस्तेमाल की, जो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने धमकियां दी, वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज थी। पहली बात ये कि ख्वाजा आसिफ ने कराया 9 मई, या ख्वाजा आसिफ जो है वो गोद में बिठा के लेके गए थे उस्मान डार को जो है उन मीटिंग्स में शामिल होने के लिए, जहां पर यह है इनकी सबकी प्लानिंग हो रही थी। ख्वाजा आसिफ का क्या लेना देना है इन तमाम मामला? मैं होता जी
ये देखिए सियासी तौर पर क्या हुआ 9 मई जैसे वाकयात वाकई जिन्होंने सिर्फ मुल्की सियासी तारीख को नहीं हिला के रख दिया बल्कि पीटीआई को भी ना तहबाला करके रख दिया और उसको बैकफुट पे डाल दिया। उसकी सियासत सारी की सारी जो एक पेस मोमेंटम पे जा रही थी गिर गई। और मैं लैंग्वेज के मामले में बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सियासी इख्तिलाफ को उसमें रखना है, लेकिन आई मस्ट से दैट जो ख्वाजा आसिफ साहब जब हुकूमत का हिस्सा ही थे और जो बर्बरियत हुई थी पंजाब पुलिस की जानिब से उनके घर पे तोड़फोड़, यानी आप सियासत में ये कर सकते हैं कि आप कानून, आप केसेस, आप तमाम चीजें बनाएं, लेकिन गुजारिश सुन लेना मेरी। आप कहते, मुझे पता है आप कहेंगे जिन्होंने पंजाब की हुकूमत, आप पंजाब की हुकूमत पे डाल देंगे, मोहसिन नकवी साहब पे डाल देंगे। देखिए जरा गुजारिश तो सुन लेना मेरी। जिन्होंने मीडिया पर बैठकर बावाज़े बुलंद माफी मांगी, ऐसे ना कर। देखिए उसकी रीजन ये है जो पंजाब पुलिस ने उनके घर पे किया वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। माओ बहनों के ऊपर या घर के ऊपर अटैक करा। आप उस्मान डार को ट्राई करें, उस्मान डार के ऊपर 6 केसेस और बना दें, उस्मान डार पे आप 6 केसेस और बना दें, आप उसे ट्रायल करें, उसने अगर जुर्म किया है उसको सजा दें, लेकिन घरों के ऊपर इस किस्म की तलाशियां या ये जो डंडा बरदारी की गई थी, ये चल कल आपके घर हो किसी और के घर हो तब भी मैं उसकी मजम्मत करूंगा और हमें सबके मामले पे ये करनी चाहिए और हम करते भी रहें, कहते भी रहें, हर जमात के बारे में बात करते रहें। 1 मिनट मुझे आजमा साहब आगे बढ़ना है ना, मैं फिर अभी बड़ा लंबा प्रोग्राम है, तफसील से बात करेंगे। कर लेने दो मुझे प्लीज, मुझे लेकिन डॉक्टर साहब ये ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले के अंदर जो है वो एक बयान से काम नहीं चलना चाहिए था। हुकूमत थी उनकी पंजाब में। जी नहीं, पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं थी, पंजाब में सॉरी मैं मालूम चाहता, मैंने कहा वफाक में उनकी हुकूमत थी। जी वफाक में उनकी हुकूमत थी और वो उनके अंदर ये ज़र्फ मौजूद है कि उन्होंने पब्लिकली बैठकर इसकी मजम्मत भी की और इस पे माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं उस्मान डार की वालदा के हाथ जोड़ के मुझे बताएं क्या पंजाब पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन हुआ उनके घर के ऊपर ये करने? लेकिन आपने कभी ख्वाजा आसिफ के मुंह से कभी उस्मान डार की बहनों के बारे में, कभी उनकी वालदा के बारे में, कभी ये कल्चर ही नहीं है ये, और वो ये रख रखा नहीं करनी भी नहीं चाहिए, ये मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास थी, आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए था कि ये क्या हुआ। सियासी मुखालिफ को सियासी मैदान में और कानूनी मैदान में पछाड़ के रख दें, लेकिन जब ये चीजें होंगी, ये कल आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, उससे पहले हुई हैं, गलत ही होता है। मुझे जरा मोहम्मद साहब आप बताइएगा कि जो अजमा साहब बता रही हैं, मैं अजमा साहब आता हूँ आपकी तरफ क्योंकि लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मैं आता हूँ, अभी बड़ा टाइम होगा, हम आराम से इस पर डिस्कशन करेंगे जरा। लेकिन मुझे बताएं कि मोहम्मद साहब आप बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो बयानात दिए हैं उस्मान डार साहब ने, जो फर्द जुर्म आयद किए, इसके बाद पीटीआई की क्या अखलाकी पोजीशन जो है वो रह गई है? क्योंकि उस्मान डार साहब चेयरमैन साहब के बड़े करीब रहे हैं और कीपिंग इन द माइंड कि वो अजमा साहबा ने भी बात की है, बात दुरुस्त भी है, सियासी कारकुनों पर प्रेशर आता है, बड़े सख्त प्रेशर आते हैं, बड़े इम्तिहान से गुजरते हैं, लेकिन पीटीआई के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी लीडरशिप रेत की दीवार साबित हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह है कि ये जो जिस तरह के बयान है ये अगर आप कभी हिस्ट्री में जाए ना, तो मेरे ख्याल में 1980s में जो अल जुल्फ़िकार थी पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे, उनके ऊपर जब अल जुल्फ़िकार का ठप्पा लगा था, तो उस ज़माने में भी इसी तरह ही लोगों को बुला के उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनसे लिया जाता था, बयान लिया जाता था। फिर 1990s में MQM वालों के साथ किया जाता था इसी तरीके से। ये सारी चीज़ें वी हैव सीन इट ऑल। इट्स डॉक्टर साहब, बट आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर। ये मामला सिर्फ इतना सादा भी नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं कि क्या उस वक्त कोई वायलेंस नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं थे? क्या इन जमातों पे जिन पे इल्जाम लगा, पीपल्स पार्टी तो खुद को उससे डिसोसिएट करती रही, लेकिन क्या MQM के लोग खुद नहीं कहते कि हमारे अंदर ये सब कुछ होता था और अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है? इन जमातों के अंदर ये चीजें तो रही हैं। पीपल्स पार्टी के वक्त की अल जुल्फ़िकार का मामला हो या MQM के मिलिटेंट विंग का मामला, ये तो रियलिटी है पाकिस्तान। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, देयर आर सर्टेन रियलिटीज़, लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक एज ऑफ टुडे अभी तक कोई एक केस भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक किसी एक के ऊपर कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई। अभी तक सिर्फ ये हो रहा है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया था कि वो शख्स जिसके ऊपर सारे केसेस होते हैं वो अगर बयान दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो अच्छा, दूसरा ये कि जब हम वापस जाते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये सारी चीज़ें थी, तो अगर आप मुझसे पूछें, मुझे तो
वो अल्फाज राना सनाउल्लाह के याद आते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ आइदर आवर एग्जिस्टेंस और योर एग्जिस्टेंस। सो उस लिहाज से उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे पुलिस एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस शुड बी देयर टू इंटरसेप्ट और टू उधर होना चाहिए कि उनको बाद चीज़ों को रोकना चाहिए, और मैं वहाँ देखता हूँ कि पुलिस वहाँ से ऑब्वियसली एब्सेंट होती है या रिट्रीव कर रही होती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद इन लोगों का कहीं कोई किरदार था और ये सारी चीज़ें हो सकता है एग्जीक्यूट कराई गई हो और पाकिस्तान के इंसाफ को एज वो क्या कहते हैं सीन ऑफ क्राइम पे खड़ा करा दिया। मामला नहीं है। 9 मई को लोग निकले हैं, 9 मई में ये डिटर्मिन अभी होना है कि किसने क्या क्राइम किया और उसको ट्रायल होना है, और ट्रायल के बाद पता चलना है कि कौन कितना कसूरवार है और कितना गुनहगार है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, एफर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी थी, बड़ी तकरीरें, बड़े बयानात, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ये बताना कि यू नो द रियल टारगेट वेयर वी हैड टू गो, और देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली दिस। और 9 मई की के लिए एक मोमेंटम बनाया, ओवरनाइट नहीं हुआ 9 मई। मैं जरा गुजारिश करूं सर, ये कहना कि कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया, ये सर ये नहीं हो सकता है एक ग्रुप उठे और खुद से ये काम कर जाए। कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई चीज पीछे बिहाइंड द बार जरूर होगी। देखिए जी आदिल साहब, देखिए मुझे बोल लेने दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज एन एंकर पर्सन, यू हैव गॉट द राइट, लेकिन जस्ट अलाउ मी, ठीक है? अच्छा, इस तरह ये क्या बिल्कुल सही कहते हैं कि वो है, मैं तो वो बात कर सकता हूँ जो मैंने देखा है या मैंने सुना है या मैंने सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से किसी भी मीडिया में कोई चीज़ सामने आई है, मैं उसको सामने रख के अपनी एक तज़िया दे सकता हूँ ना। हो सकता है मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का मुझे इल्म ना हो, तो शायद मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसका नहीं पता, मैं तो सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मुझे मालूम है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो ये भी तो मीडिया और सोशल मीडिया पर, देखिए मुझे आज तक कभी ऐसी कोई बयान, मुझे आज तक कोई ऐसा बयान नज़र नहीं आया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जिससे मुझे ये पता चले उन्होंने कहा कि ये काम करो। मुझे ये बयान का पता है कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो जा रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, उन्होंने कहा था, सारे वर्कर्स को कहा था कि आज मेरे लिए कोई भी ना आए, मैं खुद जा रहा हूँ, और साथ उन्होंने कहा था कि इन जो हुकूमत को कहा था कि आप मुझे अपना वो जो क्या कह सकते हैं उसे अरेस्ट वारंट बता दें और मैं अपने वो गिरफ्तारी दे दूंगा। मुझे वो चीज़ पता था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी कि जब भी आप वो निकले आप मसला ये है कि देखिए मैं आपसे जरा गुजारिश करूं कि जांच करें। मुझे आज तक कोई ऐसा बयान नहीं, सर सुन लेना, मुझे आज तक कोई ऐसा खड़े ये बातें ना कर रहे होते। जब अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगते थे वो भी यही कहते थे, उनके लोग भी कहते थे जी हमें नहीं पता, हमने कभी नहीं सुना, शायद किसी ने किया होगा, कोई करता होगा। ये पाकिस्तान की सियासत में नई चीज नहीं है कि लीडरशिप से तो वैसे एक्सेस ही इतना नहीं होता कि आप तमाम बातें पूछ सकें, लेकिन हमारे यहाँ ये होता रहा है माजी में भी सियासी जमातों का। कादर साहब मुझे ये बताएं कि जो हम न्यूज से बात की वज़ीर दाखिला सिंध ने, उन्होंने पहले मैं आपसे क्या कहा बात करने का मौका नहीं दिया, और फिर उसके बाद आपके सामने सवाल रखता हूँ। कमांडर मेरे ख्याल में वारस फौरन निकले हुए थे, वहाँ काफी अच्छे थे, उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिसकी FIR कटी हुई है देर उनके खिलाफ वो होते हैं। मंतखब साहब, क्या आपके नजदीक उस्मान डार साहब के बयान की अहमियत है? वजीर दाखिला कहते हैं कि जी हम उनके वारंट निकले हुए थे, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में पुलिस ने मौक़िफ़ ये लिया कि हमारे पास नहीं है वो। कल जो इंटरव्यू आया उनका, वो मंजर आम पर आए हैं, कामरान शाहिद साहब को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपका क्या ख्याल है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, सियासी असरात क्या हैं दोनों सूरतों में? पहली बात तो ये है कि कानून के तालिब इल्म की हैसियत से उस्मान डार साहब का जो बयान है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक तो ये होता है कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दे दे तो वो उसका डायरेक्ट विटनेस जो होता है मजिस्ट्रेट होता है, और फिर उसके अलावा अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान ना भी दे, जो उसने मीडिया पे बात की है, वहाँ कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है
कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो है ना वो एडमिसिबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी अदालत के सामने उसकी किसी और गवाही की ज़रूरत नहीं है। उज़मा बुखारी साहिबा भी वकील है, बेहतर जानती है उसमें। अच्छा, अब उसके बाद ये फिर तहरीक इंसाफ की वकला को साबित करना है, जैसा भी आपने वज़ीर दाखिला सिंध की बात तो सुनाई थी या दूसरे तीसरे, कि ये शख्स जो बात कर रहा है ये अगवा हुआ था, क्या हुआ था, बयान कैसे दिलाया, और फिर जो उसने बात की है कि मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था और ये 9 मई का वाक़या डिस्कस हुआ। इसकी भी तफ्तीश के एक पहलू ये है कि आजकल जदीद दौर है, जियो फेंसिंग कहते हैं। जैसे आपके साथ स्टूडियो में जो भी मेहमान बैठे हुए हैं या आपके कैमरामैन हैं, तो वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि उस वक्त ये प्रेजेंट था। तो जो उस्मान डार साहब जो बात कर रहा है कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में है, तो उसकी मौजूदगी और ये सारे डिस्कशन फिर वो जियो फेंसिंग के ज़रिए साबित हो सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ को भी कानूनी सारे वो है कि उस चीज़ को साबित करे कि नहीं जी उनने गन पॉइंट भी दिया वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन फ़िलहाल तो उसके सामने जो उस्मान डार साहब का बयान है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने जो उनके घर पे जो छापे की बात की है, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वो वाक़या था। और जब वो मंज़र मैंने और आपने बहुत सारे पाकिस्तानियों ने देखा तो हमने अपने तौर पे सोचा कि अल्लाह न करे अगर मेरी आपके घर पे इस तरह पुलिस घुस के और हमारी माँ बहनों सबको जिस तरह वो उन्होंने जो तशद्दुद का या जो बेरहमती को या बेइज्जती को वो किया, तो ये किसी भी इंसान क्या मुसलमान क्या इंसान को भी एक्सेप्टेबल नहीं है उस हवाले से। अब वो सूरत हाल ये कि इस बात की जो उसकी वालदा ने निशानदेही की है उसकी थोड़ा सा शक शुबात इस वक्त भी उस्मान डार साहब के साथ मेरी बड़ी लड़ाई होती थी टॉक शो में। और उस वक्त ये हर वक्त ये बात कहता था कि जब रात 12 बजे ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त के बाजवा साहब को फ़ोन करके और रिज़ल्ट बदल दिया है, तो वो भी एक निशानदेही है। हमारे तो थानेदार से ताल्लुक़ नहीं थे और अगला आर्मी चीफ को फ़ोन कर रहे हैं, तो इस बात में भी उसके बात में वज़न था उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसकी वालदा का बयान भी मेरे हिसाब से इंतहाई एक ख़तरनाक बयान है। ख़तरनाक इस सेंस में है कि उसने अपनी बेटे की परवाह किए बगैर कहा कि मैं मैदान में आऊँगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ख्वाजा इनको उज़मा बुखारी साहब जो भी उसको चीज़ करे, ख्वाजा आसिफ साहब का वैसे तबीयत थोड़ा सा रूड होता था, चाहे असम्बली में चाहे हमारे सामने, ये हर वक्त इस तरह नाराज़ होता था। ये शायद उनको कुछ ज़्यादा ही तकबर था कि मैं कुछ ज़्यादा पावरफुल आदमी हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनकी वालदा की बयान जो है ना वो उस्मान डार साहब की सारी बयान के ऊपर मेरे हिसाब से उसने पानी फेर दिया है। और वो जो मैदान तो आपके ख्याल में सिर्फ सियासी तौर पर पानी फेरा है या कानूनी तौर पर भी पानी फेरा है? नहीं, सियासी तौर पे पहने, कानूनी तौर पे तो मैंने आपको तफसील बता दी है। कानूनी तो सियासी तौर पे अगर, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैं अपने तौर पे क्या हो सकता है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान गए और उनकी वालदा को इस बात पे कायल करके और उसने बयान दिया है, यूँ समझ लो कि वो एक लिहाज से अपने बेटे के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है वो। ओके, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। अज़मा बुखारी साहब, ब्रेक से पहले आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी इस बात को जो कादर बंदो खैर साहब ने की। देखिए, पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को मतलब असम्बली में देखना या वो देखना पता नहीं है, इनकी अपनी राय है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उनको अगर किसी ने देखना है, जांचना है, तो उनको सियालकोट के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं जो उनको वोट देते हैं। और उस्मान डार साहब की जो फैमिली है, उनके वालिद साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे और जो है उन्होंने पॉलिटिक्स ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ही की है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हो या सियालकोट की, इस पीटीआई के आने से पहले तक रिवायत ये थी कि वहां पर सियासी जो होते थे उसको कभी दुश्मनी में नहीं बदला गया था। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात सोशलाइज भी करते थे, ताल्लुकात भी होते थे, बट वो तहरीके फसाद ने जैसे पूरे मुल्क में फसाद डाला वो वहां पे भी हुआ। अब आ जाते हैं सेनेटर साहब की, एक दो चीजें जो है वो मुझे तस्सीह उसकी करनी है। पहली तो बात यह है कि सेनेटर साहब भी तो पीटीआई के सेनेटर है ना। अब वो चूंकि 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, इनको कोई क्यों नहीं पकड़ता, इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला किसी ने आज तक? और बहुत सारे सेनेटर्स हैं उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला, बिकॉज वो 9 मई में जो है मतलूब नहीं है। दूसरी बात यह है कि 9 मई से पहले आप देखिए तो सही
कि कितनी रस्सी दराज थी इमरान खान की। उसको जो है वो कुछ भी कर रहा था, वो पेट्रोल बम भी फेंक रहा था, वो जो है वो बाहर जो है वो अफगानिस्तान से और कहां से तहरीके तालिबान के जो लोग हैं जिनको खुद ही इसने रिहा कराया था, उनकी मौजूदगी में जो है वो ज़मान पाक के बाहर जो है वो कैंपों के अंदर लोगों की ब्रेन वॉशिंग हो रही थी, उनको वहां तैयार किया जा रहा था। तो ये सब हो रहा था ना। उससे पहले 9 मई से पहले तो उसको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। उसने जो भी किया, उसने इल्जामात लगाए, उसने कत्ल के इल्जामात लगाए, उसने फायरिंग कराने के इल्जामात लगाए, उसने कुछ भी कहा, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। 9 मई जो है वो फिर एक एक्सट्रीम थी जिसके ऊपर आकर रियासत को रिएक्ट करना पड़ा। और जाहिर है ये खुली छुट्टी अगर एक पार्टी को मिलेगी तो फिर बाकी पार्टियां, बाकी लोगों के लीडर कभी जेल नहीं गए। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं उन्होंने कोई बयान नहीं कभी इमरान खान का देखा। क्यों? उन्होंने ये बयान नहीं देखा इमरान खान का कि वो कह रहे थे कि मेरे लोग जो है जब रेंजर मुझे पकड़ेगी तो फिर वो फौजी तंसीबात की तरफ ही जाएंगे ना, और कहां जाएंगे। ये बयान भी आपने नहीं सुना कि जब उसने इमरान खान ने कहा कि मुझे अगर दोबारा पकड़ा गया दोबारा भी यही रद्द अमल आएगा। वो तो उसको एंडोर्स करते रहे, और जब पता चला कि बात बहुत बढ़ गई है तो फिर कल लीडरों ने और कारकुनों ने किया होगा, मेरा कोई कसूर नहीं। सो ये बयानात भी मेरा ख्याल है सेनेटर साहब को सुन लेनी चाहिए। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब के एक बयान के पीछे छुपने की बजाय जो है, दोनों ने एक सियासी बात की थी, उसको छुपने की बजाय जो है वो जरा ये देख लें कि JIT की रिपोर्ट क्या है। जैसे मंदोखेल साहब ने कहा, उनकी बहुत फोरेंसिक जो है हुई है, उनकी जियो फेंसिंग हुई है, उनके बहुत सारे बयानात जो बच्चे जो शामिल थे उसके अंदर। और उन्होंने ये भी कोशिश की सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने की, अपने लोगों को ये देखें दायरे लगा लगा के ये एजेंसियों का आदमी है। पता चला कि अपना इमरान महबूब नबी एक आदमी था जिसको उन्होंने उस वक्त ISI का मेंबर कहा। और पुलिस ने मार खाई है मेमन साहब। पुलिस जो हमारा जो DIG है उसकी आंख जाया होते होते बची है। पुलिस की गाड़ियों को आगे लगाई गई है। पता नहीं आप लोग कहाँ थे उस दिन। आपने ये सब कुछ जो है पूरी दुनिया ने देखा, पूरे जो है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तमाशा बना। पता नहीं आप लोगों को नजर क्यों नहीं आई वो गाड़ियां जलती, उसको मार खाती। अज़मा साहबा, मैं इस पे जरा मैं मोहम्मद साहब का मौक़िफ़ लूं। जी मोहम्मद साहब जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उन्होंने कहा कई बयानात हैं, आपको कोई क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा, आप क्यों इतने आजादाना जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं, आप भी PTI के सेनेटर हैं। साथ में जो कुछ 9 मई को हुआ वो बयानात वो कहते हैं तसलसल है और बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से, और PMLN ने तो बाकायदा केस बिल्ड किया हुआ है कि इमरान खान साहब ने सारा कुछ खुद करवाया है। तो वो कहते हैं कि उन्हीं के खिलाफ हो रहा है जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। देखिए इस तरह है कि मैंने आप 9 मई की बात करें ना, उससे पहले 25 मई, एक साल पहले उससे 25 मई का वाक़या होता है। 25 मई में ये हुआ था कि 2 दिन पहले से लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी। मुझे वो टाइम भी याद है जब लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर उनकी गाड़ियां तोड़ी गई थी, पुलिस वालों ने तोड़ी थी। मुझे ये भी याद है कि अभी कोई निकला भी नहीं था और आंसू गैस शुरू हो गए थे। मुझे ये भी याद है कि राना सनाउल्लाह ने तंजन कहा था कि अच्छा इस दफ़ा हमने अगर ये एक्सपायर्ड आंसू गैस इस्तेमाल किए थे तो अगली बार हम आपके लिए स्पेशल इंपोर्ट करके करेंगे। मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं कि जिस तरीके से एक फैशिस्ट रिजीम ने जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस के लिहाज से लोगों को निकलने के वो नहीं देता। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वही उसी किस्म की चीज़ें जब इनका इतना ज़्यादा कम थ्रेशोल्ड होता था आंसू गैस छोड़ने का, तो जब आपको पता चला कि ये लोग उधर जा रहे हैं, या तो आपकी जो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होती थी वो इतनी नाकस थी, और या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि आपको पता था कि ये हमने जो ट्रैप खोला हुआ है उसमें इनको कर रहे हैं और इनको आर्मी वालों को सामने ले आएंगे और एंड में ये चीज़ हो जाएगी और ये लोग फंस जाएंगे। और जाहिर है उनको तो, उन बेचारों का तो कोई ऐसा वो नहीं होगा वहाँ पे जब इतने लोग जाके खड़े हो जाएंगे और ये सब कुछ होगा तो फलाना होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये तो टोटल इन लोगों ने राना सनाउल्लाह के प्लानिंग टोटल लगती है। अब आ जाती है बात जो आपने बताया ख्वाजा हाफिज साहब। देखिए ख्वाजा हाफिज साहब ने कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है, उन्होंने जॉइंट सेशन के अंदर औरतों के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे थे, जिसके ऊपर मैंने जब वो आए थे सेनेट में तो मैंने उनके होते हुए मैंने कहा था कि मैं इस सेनेट के इजलास में नहीं बैठूंगा अगर ख्वाजा आसिफ साहब सॉरी नहीं कहेंगे। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सारे लोगों को, ये बेनज़ीर को पीली टैक्सी किसने कहा था, उसके अलावा किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली किसने कहा था, ये इनका कोई पहले बार नहीं है। इन लोगों के उसमें जनरली दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ वुमेन, ठीक है। तो इस वजह से हो जाता है। रही बात उनके वर्कर्स से फेयर इनफ होंगे। अब ये बात है कि ये याद रखें, अभी ये जो आप कर रहे हैं ना, आप कहते हैं
कि ये लोग चले जाएंगे, जो आपने इंट्रो में कहा था, तो पाकिस्तान तहरीक, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये समझ लें इन्होंने पॉलिटिक्स की डायनामिक्स चेंज कर दी है। नाउ इट डजंट मैटर कि कौन है, वो इलेक्टेबल्स की डायनामिक खत्म है। नंबर 2, समंदर में से आपने थोड़ा सा पानी, चंद बाल्टियां या चंद मछलियां निकल कर चली गई हैं, तो नुकसान किसका? मछलियों का। समंदर का नुकसान नहीं है। वो मछलियां जो समंदर में रहेंगी वो रहेंगी, थोड़ी सी जरा उनके ऊपर सख्ती आएगी, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला सारी ठीक हो जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि मेरा एक लिमिट है बर्दाश्त करने का, मेरा अपना हुआ है। जब आप मेरा बिजनेस बंद करना शुरू कर देंगे, जब आप मेरे भाइयों ओके सर, पॉइंट टेकन सर। मैं जरा आपका नुक्ता जो है मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, लेकिन मसला ये है कि अगर हमारे यहाँ दरिया जो है, इन लोगों ने दरिया जो है उनका सही इस्तेमाल ना हो तो वो खुश्क होने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो कहीं वो दरिया खुश्क तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि लीडरशिप भी शिफ्ट करने की तरफ। मैंने दरिया की बात नहीं की। अच्छा, समंदर की बात कर रहे हैं आप। समंदर इस वक्त जो है वो आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ है। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ऐप बनाया है कि कौन कौन लोग जलसे में आएंगे ताकि पता चले क्या है। इनको के वो ऐप अपने लीडर को दे दे, क्योंकि ये लोग तो इधर ही रहते हैं, वो लीडर बाहर चला जाता है, उसका पता चले कि वो इधर रहेगा कि नहीं रहेगा। चले मैं इसका जवाब लेता हूँ थोड़ी देर। मंतोखेल साहब मुझे बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, अब पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, क्या मिल गई है? दूसरा, खुद सिंध के अंदर एमक्यूएम ने, जीडीए ने कहा कि निगरान वजीर आला जो है वो तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए ये डिमांड कर रहे हैं, और अफसरान का बैनुल सूबाई तबादला किया जाए। इस डिमांड पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले अगर आप निगरान वज़ीर आला की बात करें कि ये बहुत ही मोहतरम और बहुत ही रिस्पेक्टेड जस्टिस गुजरे हैं, और आपको याद होगा इस शख्स के ऊपर ख़ुदकश हमला हुआ, अल्लाह ने बचाया, और उसके बावजूद भी उसने उसी तरीके से केसेस चला है और किसी कम्युनिटी, किसी मसलक के दरमियान उसने फ़र्क नहीं किया है। और यकीनन निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एमक्यूएम के साथ मिल के ये सजेस्ट किया, तो ये तो एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर था, तो अपोजिशन लीडर जैसा राजा रियाज था, तो उसके बगैर तो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तोकीर शाह साहब जब शहबाज शरीफ साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आपको याद होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा वज़ीर आज़म हाउस चला रहा है, और पूरे ब्यूरोक्रेसी को एक तरफ मुस्लिम लीग नून कहते थे वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ तोकीर शाह जो ना जिस कमेटी में चीमा साहब, अली गौर बलोच साहब, ये सारे पार्टी के लोग पीटीआई समेत मेरे साथ स्पेशल कमेटी में थे, और तोकीर शाह ने 11 ब्यूरोक्रेट्स को हमारे खिलाफ स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिए, जो कि आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी है। तो उसके बाद वही तोकीर शाह आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब का भी है, आज चीमा जो कि उनके साथ मैं नहीं कहता हूँ सच्चे केस थे, केसेस में साथ एज ए को एक्यूज था, वो वफाकी वजीर है। फवाद हसन फवाद साहब जो नवाज शरीफ साहब के वक्त के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो आज वफाकी वजीर है। 7 वजीर इनके हैं। पंजाब के तमाम पावर डिवीजन के जो हेड है, चेयरमैन है, वो मुस्लिम लीग नून के साबिक MP है, मैंने है। पंजाब के तरक्याती काम चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने 2 दिन पहले बयान दिए। सिंध के सारे तरक्याती काम रोक दिए, सिंध के सारे लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिली नहीं है अभी। SDO से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके IG तक सबको बदल दिए। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहे, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए कर रहा है? तो मुझे बात आप बता दे कि ये इलेक्शन कमीशन को पुख्तनख्वा उसने पूरे उड़ा दिए। पॉइंट टेकन सर। अज़मा साहब क्विकली जरा, बिकॉज़ वी आर नाउ रनिंग आउट ऑफ टाइम, उसको नजर नहीं आ रहा है। एक तो जो मंदोखेल साहब ने चार्जशीट दी है उस पर जरा रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं कि PMLN के लोग हैं जो इस वक्त इंटरिम में हैं। दूसरी चीज ये है कि मियां साहब की जो वापसी है उसके ऊपर भी जरा हमें बताइए कि तलाल साहब का ये ख्याल है कि अब तो एक ही पार्टी थी जो हमारे मुकाबले पे थी, तो आप लोगों को अब क्या वॉक ओवर मिल गया है जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है इस पर? देखिए, पहले तो मंदोखेल भाई से गुजारिश ये है कि जो है वो गौहर एजाज साहब को भूल जाते हैं। गौहर एजाज तो कितने नियर एंड डियर हैं जरदारी साहब के। फिर मुझे ये समझना चाहिए कि वो जरदारी साहब के आदमी हैं, और पंजाब तो जरदारी साहब के बेटे के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास। वो जरदारी साहब उनको इंट्रोडक्शन अपने बेटे के तौर पे कराते हैं। फिर उसका मतलब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जरदारी साहब के बेटे के हाथ में है पूरा पंजाब। तो इस तरह की बातें करके उससे कोई हासिल नहीं होगा। मरियम नवाज साहिबा को भी बेटी कहती है। मैं बात पूरी कर लूं, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुन ली थी। नहीं, आप पूरी कह लें। मरियम नवाज को जरदारी साहब बेटी कहती है, तो क्या वो पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रही है? वो तो चौधरी साहिबान का रिश्तेदार है, हमारा क्या लेना देना? मरियम नवाज निगरान वज़ीर आला, बिलावल जरदारी साहब तो मुझे भी बेटा कहते हैं, जो आता है उसको बेटा बेटी कहते हैं। ऐसे नहीं, मैंने आपकी सारी चार्जशीट हौसले से सुन ली थी। थोड़ा सा हौसला आप भी पैदा करें। मैंने तो कोई तल्ख बात की नहीं,
मैंने तो बड़ी तहजीब से तरीके से जो है, और हमने आपके साथ लड़ना नहीं है, चूंकि आपकी मजबूरी है हमसे लड़ना। मैं वक्त की कमी की वजह से माजरत चाहता हूं और अपने तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, और बीच में ज़ाहिर है कभी कभार डिस्कशन के बीच में कुछ तजावुज़ हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, लेकिन मोस्टली कोशिश यही होती है कि यकसा मौके जो है तमाम लोगों को दिए जाएं। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं मोहम्मद साहब, अज़मा बुखारी साहब, कादर मंदुखेल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये भी कोई नई बात नहीं है कि हम लोगों को ओहदों पे खुद लाते हैं, फिर उसके बाद शिकायत और इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तक ये बात दुरुस्त है कि पहले सियासी जमातें मिलकर फैसला करती हैं, और जब इंतखाबात करीब आते हैं तो फिर उसके बाद इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें हो सकता है किसी हद तक जो है वो कुछ ना कुछ हकीकत भी हो, लेकिन अब जब तमाम फैसले मिलकर कर रहे होते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।